हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षाओं में हर एक बार पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो आप जो है प्यारे बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप जो है ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो बच्चों सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है बच्चों यहाँ पे पहला नंबर, और प्रश्न कह रहा है कि पुरातत्व से आप जो है ना क्या समझते हैं। प्यारे बच्चों ये सभी क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा के द्वारा पूछे जाते हैं। तो अच्छे से आप इनको क्वेश्चन को समझिएगा और अच्छे से इनको आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो बच्चों क्वेश्चन कर रहा है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर देखिएगा बच्चों, उत्तर दिया गया है कि वह विज्ञान जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्री की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे पुरातत्व कहा जाता है। तो इसको ध्यान से एक बार और समझिए, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, यही ना क्वेश्चन है। तो वह विज्ञान जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई, ठीक है, यानी कि पृथ्वी के अंदर, ठीक है, अंदर छिपी हुई सामग्री, जो कि कुछ भी सामान हो सकता है, खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है ना, उसे पुरातत्व कहते हैं बच्चों। और ऐसा प्रश्न प्यारे बच्चों हर एक बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आप अच्छे से इनको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्वेश्चन है कि वज्रयान के बारे में आप क्या जानते हैं। ये भी क्वेश्चन स्टार लाइन दीजिएगा, अच्छे से इनको याद कीजिएगा। क्वेश्चन है कि वज्रयान के बारे में आप क्या जानते हैं। तो उत्तर दिया गया है कि वज्रयान बौद्ध धर्म की एक शाखा है। वज्रयान क्या है बच्चों, तो वज्रयान जो है ये बौद्ध धर्म की एक शाखा है, ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें तंत्र, साधना और मंत्रों का विशेष जो है ना महत्व है। इसे वीर मार्ग भी कहा जाता है, यानी कि वज्रयान को बच्चों यहाँ पे वीर मार्ग भी कहा जाता है। इसमें साधक विशेष ध्यान और मंत्रों द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। तो आप लोग अच्छे से इनको याद रखिएगा, इनको एक बार और ध्यान से समझिए कि वज्रयान क्या है। तो वज्रयान जो बच्चों ये बौद्ध धर्म की एक शाखा है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि वज्रयान क्या है, तो ये बौद्ध धर्म की एक शाखा है, जिसमें क्या है, तो तंत्र, साधना और मंत्रों का विशेष महत्व है। जैसे कि आप पंडित जी देखते हैं वो मंत्र बोलते हैं, ठीक है, तो उन्हीं सब का यहाँ पे क्या है, विशेष महत्व दिए गए हैं वज्रयान में। और इससे क्या है, तो वीर मार्ग भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें साधक जो है ना, ये जो साधु होते हैं, ये विशेष ध्यान और मंत्रों के द्वारा क्या है, मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति। आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे बच्चों तो समझिए कि मोक्ष यानी कि मृत्यु, ठीक है, मृत्यु की प्राप्ति प्रयास करते हैं, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति की प्रयास करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इनको। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है बच्चों आप लोग का कि सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल और उनके उत्खननकर्ताओं का नाम लिखें। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, अच्छे से इनको स्टार लाइन दीजिए और याद कीजिए। क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल, जगह का नाम, ठीक है, और उनके उत्खननकर्ता यानी कि जो उनके खुदाई किए हैं उनके बारे में बताना है। देखते हैं उत्तर क्या है। उत्तर दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता है के 2 प्रमुख स्थल और उनके उत्खननकर्ताओं के नाम निम्न हैं, जिसमें से पहला आप देख लीजिए। तो पहला तो आपका हड़प्पा हो जाएगा, जो कौन खोजे है बच्चों, दयाराम साहनी के द्वारा खुदाई किए गए थे। दूसरा आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो, जो कि राखालदास बनर्जी के द्वारा किए गए थे। अगर हम पूरा डेट के साथ अगर एग्जाम में लिख दे तो क्या हमें नंबर कटेगा, कभी नहीं कटेगा। तो हम लिखेंगे हड़प्पा की खोद उत्खननकर्ता कौन किए थे, दयाराम साहनी, कब, 1921 में, ठीक है।
और साथ ही साथ मोहनजोदड़ो की उत्खननकर्ता कौन है? राखालदास बनर्जी। यह किए थे 1922 में। ठीक है, तो इनको आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में हर एक बार रिपीट किए जाते हैं, इसलिए इनको ध्यान में रखना है आपको और अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या आता है आपका? 4th नंबर। 4th नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कार्बन 14 विधि क्या है? इनको समझिएगा, कार्बन 14 विधि क्या है? ये सभी क्वेश्चन अपने आप में क्या है बच्चों? सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड परीक्षा के द्वारा पूछे जाते हैं, तो अपने आप में ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कार्बन 14 विधि क्या है? तो उत्तर देखिएगा, उत्तर दिए गए हैं कि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। जिस पदार्थ में कार्बन की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही प्राचीन माना जाता है। इनको ध्यान से एक बार और समझते हैं। कार्बन 14 विधि क्या है? तो तिथि निर्धारण, तो तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक की गई है बात, यानी कि जो इससे हम वैज्ञानिक कहते हैं ना, तो वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। जिस पदार्थ में कार्बन की मात्रा जितनी ही कम होती है, यानी कि जिस भी कोई भी अगर मान लीजिए पदार्थ है, कोई भी सामान है, अगर उसमें कार्बन की मात्रा अगर कम है तो वह क्या उतनी ही प्राचीन यानी कि उतनी ही पुरानी मानी जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना है इसको अच्छे से, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि गोपुरम से आप जो है ना क्या समझते हैं? चलिए बताइए बच्चों, गोपुरम से आप क्या समझते हैं? इसको समझना है आपको। ठीक है, और अच्छे से आपको लिखना है, पेन कॉपी लेकर बैठिए और अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। गोपुरम से आप क्या समझते हैं? उत्तर है बच्चों कि भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पढ़े होइएगा कि पूछा जाता है कि गोपुरम से आप, गोपुरम किसे कहते हैं? तो मंदिरों के प्रवेश द्वार को हम लोग गोपुरम बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी हम आपको पढ़ाए हैं। तो भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को ही बच्चों यहाँ पे गोपुरम कहा जाता है। और गोपुरम एक विशाल और ऊंचा द्वार होता है। ठीक है, बहुत ही ऊंचा होता है और बड़का होता है, यानी कि विशेष प्रकार के होते हैं। तो यह विशेषता दक्षिण भारतीय मंदिरों में पाया जाता है। ठीक है, और विजयनगर के राजाओं ने मंदिरों में गोपुरम को बनवाया था। तो गोपुरम का निर्माण किसने करवाया था ये भी पूछेगा, तो आप बताएंगे विजयनगर के शासकों ने, यानी कि विजयनगर के राजाओं ने गोपुरम के निर्माण जो है ना करवाए हुए हैं बच्चों। तो इनको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का 6 नंबर। क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली की 2 विशेषताएं बताएं। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी के बारे में आपको 2 विशेषताएं बताना है, कौन कौन से हैं। चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर दिया गया है हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली की विशेषताएं जो है ना इस प्रकार है, या निम्न दो विशेषताएं इस प्रकार है। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अपने भाषा में आपको लिखना होता है एग्जाम में। तो पहला आप लोग लिख दीजिएगा, क्या पहला लिख दीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के हर घर में नाली होता था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता था, इसलिए हड़प्पा के घरों में जो है बच्चों क्या है तो नालियाँ हुआ करता था, जिससे कि डायरेक्ट क्या है तो बड़े नाली में जाकर पानी गिर सके। ठीक है, और हड़प्पा की जो सड़कें थी ये क्या है, ये बिल्कुल सीधी होती थी, जो कि सीधे समकोण में काटती थी। और वहाँ का सड़क जो है क्या है लंबा होता था, चौड़ा होता था। साथ ही साथ वहाँ की नालियाँ जो है ना ढकी होती थी। इस प्रकार अगर आप लिखते जाइएगा तो आपको नंबर हमेशा पूरा मिलेगा। तो हमसे जितना पूछा उतना हम समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली की 2 विशेषता होता है। तो हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली की विशेषता इस प्रकार है, जिसमें से पहला पढ़े हैं हड़प्पा सभ्यता के हर घर में नाली होता था। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा हो जाएगा बच्चों कि हर घर का नाली मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नाली से जोड़ा जा सकता था। ठीक है बच्चों, तो इनको भी आप लोग याद रखना, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है आप लोग का यहाँ पे? क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानाघर का वर्णन करें। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानाघर का आपको वर्णन करना है बच्चों। उत्तर देखिए, उत्तर दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में स्नानाघर का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। स्नानाघर आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि स्नान से आपको पता चल रहा है। स्नान यानी कि नहाने वाला घर, जिसको हम बोलेंगे अपनी भाषा में। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में स्नानाघर यानी नहाने वाले घर का साक्ष्य जो है ना ये मोहनजोदड़ो से मिला है। स्नानाघर का उपयोग अनुष्ठानिक स्थान के लिए होता था। अनुष्ठानिक मतलब आप समझो ना कि पूजा पाठ। ठीक है, अनुष्ठानिक यानी पूजा पाठ के लिए होता था। स्नानाघर के चारों ओर कमरे और बरामदे होते थे। कमरे यानी कि कैमरा नहीं होता था, कमरे यानी कि घर, जो रूम होता है वही रूम। ठीक है,
तो स्नाना जो नहाने वाला घर था उनके बगल में क्या है तो बरामदे और रूम हुआ करते थे। स्नाना घर में कुआं था, यानी कि स्नाना घर में बच्चों क्या है तो एक कुआं होता था जिसमें क्या है तो लोग जाकर नहा भी लेते थे उसी में, ठीक है, तो याद रखिएगा। और पूजा पाठ में भी काम आते थे ये स्नाना घर में ये कुआं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो जब भी कहें मोहनजोदड़ो के विशाल स्नाना घर का वर्णन करें तो अब बिल्कुल ईजी तरीके से आप कर पाएंगे ना। चलिए बताइए एक बार, यस सभी लोग लिख कर बताइए सभी लोग कि हाँ आप लोग कर पाएंगे ना। चलिए बिल्कुल, चलिए आगे देखिए, आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 8 नंबर। क्वेश्चन है कि अभिलेख किसे कहते हैं। इतिहास लेखन में अभिलेख का क्या महत्व है। अभिलेख के मतलब बच्चों इनके बारे में थोड़ा आप समझिएगा। अभिलेख क्या है बच्चों, तो अभिलेख जो है ना जो बड़े बड़े पत्थरों पर लिखे जाते थे ना, जैसे कि ये लोग मान लीजिए ये पत्थर है, ठीक है, और इस पे कुछ भी अगर लिखा जा रहा है, कुछ भी लिखा जा रहा है बच्चों, तो ये क्या है, ये अभिलेख कहलाता था। यानी कि बड़े बड़े पत्थरों पर लिखा जाता था तो ये अभिलेख होता था, ठीक है। तो इनके बारे में चलिए समझते हैं। उत्तर क्या दिया गया, उत्तर है कि पत्थर या धातु पर लिखे गए लेख को अभिलेख कहते हैं। बच्चों हम आपको बताए हैं कि पत्थर पर जो लिखे जाते, जो बड़े बड़े चट्टान की तरह पत्थर होते थे उन पर जो लिखे जाते थे उन्हीं को अभिलेख कहते थे। अभिलेख से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और अभिलेख से हमें क्या पता चलता है, तो अभिलेख से हमें यही पता चलता है प्राचीन इतिहास, यानी कि आज से लगभग प्यारे बच्चों 500-6 साल 100 साल पहले के बारे में हमको अभिलेख से पता चलता है, ठीक है। तो आप लोग को पता चल गया कि अभिलेख क्या है। इसके बारे में अगर आपको बोले लिखने के लिए तो आप लिख दीजिएगा, अच्छे से आप लिख सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये 2 नंबर आपको छोड़ना नहीं है। 2 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में किसी भी तरीके से सब्जेक्टिव में लिख देना है और ले लेना है। और बिल्कुल बच्चों देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन में आपको दे रहे हैं, बिल्कुल कम से कम आपको शब्दों में ये सभी क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। और इसी तरीके से हमारे द्वारा यहाँ से बच्चों नोट्स भी आपको दिए जा रहे हैं। और जो भी बच्चों इस नोट्स को अगर लेना चाहते हो आप लोग एक बार इस नंबर पर जरूर एसएमएस कीजिए प्यारे बच्चों। इससे भी इजी क्वेश्चन आपको आसान से आसान भाषा में मिलेंगे। 962-18-834, ठीक है। आप लोगों को क्या बच्चों इस करना है तो 962-18-834, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस नंबर का और क्लास कर लीजिए। इसके बाद इस नंबर पे आप एसएमएस कीजिए। और प्यारे बच्चों आप नोट्स जरूर ले लीजिए, यहाँ से आपको बिल्कुल नोट्स दिए जा रहे हैं, बिल्कुल आसान से आसान भाषा में, बिल्कुल कम शब्दों में आपके सभी क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल आसान से आसान भाषा में क्वेश्चन मिलेंगे। आप अच्छे से उनको याद करके अच्छे से अच्छे आप लोग नंबर ला सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। क्वेश्चन है महाजन पद से आप जो है ना क्या समझते हैं। तो महाजन पदन से आप क्या समझते हैं, चलिए देखते हैं। तो महाजन पद से पूछा है ना, उत्तर दिया गया है कि 26 शताब्दी ईसा पूर्व में पूरे देश के राजनीतिक दीक्षित पर जिन विभिन्न राज्यों का अस्तित्व दिखाई देता है उन्हें बच्चों महाजन पद जो है ना कहा जाता है। तो महाजन पद क्या है बच्चों कि 26 शताब्दी यानी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पूरे देश के राजनीतिक यानी कि अभी वोट का समय है, राजनीतिक दीक्षित पर जिन विभिन्न राज्यों का अस्तित्व दिखाई देता है उन्हें महाजन पद कहा जाता है। अच्छे से इनको आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन है कि जिन्स एक कामिल क्या था, 4 उदाहरण दे, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन क्या कहा है। क्वेश्चन क्या कहा बच्चों कि जिन्स एक कामिल क्या था, इसके आपको 4 उदाहरण देना है। चलिए देखते हैं क्या उत्तर। उत्तर है बच्चों की मुगल काल में जिन्स एक कामिल शब्द का मतलब था बेहतरीन फसलें, मतलब कि अच्छा फसल, ठीक है। मुगल राज्य में किसानों को ऐसी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। कहाँ पे, मुगल राज्य में, ठीक है, याद रखना। जिनसे राज्यों को ज़्यादा कर मिलता था, जिनसे क्या है तो राज्यों को ज़्यादा कर मिलता था। कपास और गन्ना जिन्स एक कामिल की बेहतरीन फसलें थी, जैसे चीनी, तिलहन और दलहन। ये सब क्या है तो ये सब बच्चों ये मतलब महत्वपूर्ण फसलें थी, अच्छी फसल मानी जाती थी वहाँ पे। तो यही पूछा है जिन्स एक का यहाँ पे कामिल क्या था। 4 उदाहरण अगर देने के लिए बोले तो आप अच्छे से इनको याद करके लिख दीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों इस क्लास में कुल आपके हम 10th क्वेश्चन लेकर आए थे, ठीक है। 10 क्वेश्चन थे इस क्लास में। और आप लोगों को यदि आप क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर सकते हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिए। और बच्चों आप नोट्स अभी तक नहीं लिए हो तो आप इस नंबर पे ज़रूर एक बार एसएमएस कीजिए और नोट्स लेकर आप लोग पढ़िए। 962-18-834, ठीक है। व्हाट्सअप पे एसएमएस करना है और बोलना है कि सर हमें नोट्स चाहिए, ठीक है। चलिए बच्चों फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। सभी प्यारे बच्चों टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी आप लोग करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।